चलो यहाँ देखो, व्हाट डज एबिलिटी ऑफ फूड इंक्लूड। एबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ये, फूड प्रोडक्शन, इंपोर्ट और स्टोरेज स्टॉक। एबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना ये चैप्टर, तो चैप्टर का नाम ही है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में ये पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा किसको कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी है, अगर अवेलेबिलिटी हो, मतलब कि लोगों के पास फूड अवेलेबल हो, लोगों के पास उस फूड का पहुंच भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रख दिए हैं रांची में जाके फूड, फूड है मतलब रांची में, और लोगों के पास पहुंच है, भले तुम्हारे गली में रखा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि 100 रुपये किलो, 100 रुपये पीस आलू मिले, अफोर्डेबिलिटी भी हो, सस्ता भी हो, तो उपलब्ध भी हो, पहुंच भी हो लोगों का, और खरीदने का क्षमता भी हो। तो फूड सिक्योरिटी में यही 3 शब्द आता है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। इसमें यहाँ पे ये वाला चीज़ पूछना चाह रहा है कि एबिलिटी मतलब क्या होता है, तो एबिलिटी मतलब तभी होगा ना जब, तो ये है, तो एबिलिटी में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। एबिलिटी में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसी कंट्री के अंदर फूड का, ठीक है ना। इसमें इंपोर्ट को देखते हैं, स्टॉक को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन देखते हैं, इंपोर्ट को देखते हैं, स्टॉक को देखते हैं, सब समझ में आ गया, ठीक है। फूड दैट पीपुल कैन बाय, तो ये क्या होगा, अफोर्डेबिलिटी में होगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में क्या होगा, सब फूड रिच द एवरी पर्सन, ठीक है, ये हो गया। हु इंट्रोड्यूस द आइडियाज ऑफ इंटाइटलमेंट्स इन द रिलेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। एक इंटाइटलमेंट का एक जो आइडिया दिया था फूड सिक्योरिटी में, खाद्य सुरक्षा में, कौन आदमी दिया था, तो वो दिया था अमर्त्य सेन। इंटाइटलमेंट्स मतलब क्या होता है, तो देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अमर्त्य सेन जो था वो इंटाइटलमेंट का एक ये दिया था कॉन्सेप्ट। उनका कहना था अमर्त्य सेन का कि इकोनॉमिक्स से, तो उनका कहना था कि इंटाइटलमेंट एक्सप्लेनिंग द फूड सिक्योरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फूड अवेलेबिलिटी बट पर्सन एबिलिटी एक्सेस टू फूड थ्रू द प्रोडक्शन ट्रेड और सोशल सपोर्ट। अरे यही बात है कि सिर्फ अवेलेबल होने से फूड क्या होगा, एक्सेसिबल भी तो होना चाहिए, अवेलेबिलिटी भी तो होना चाहिए आदमी के पास। तो ये है, ये लाइन याद कर लेगा, याद कर लेना। इंटाइटलमेंट मतलब क्या है, यही चीज़ है कि नॉट वो पर्सन, फूड सिक्योरिटी डज नॉट मीन ओनली अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। यही अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट था इन टाइटलमेंट्स का, ठीक है, इंटाइटलमेंट्स का, ठीक है, इंटाइटलमेंट्स का। एक क्रोनिक हंगर मतलब क्या होता है, तो देखो 2 तरीके का हंगर होता है भुखमरी। एक ये पूछता है सीजनल हंगर, एक क्रोनिक हंगर, ठीक है। सीजनल हंगर उसको कहते हैं कि जब सीजन आएगा ना तब भुखमरी पड़ेगा, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होता है, जैसे कि अकाल, ये बरसात हो गया तो धान बह गया, पानी नहीं बरसा तो खेती नहीं हो पाया, तो ये सब क्या हो जाएगा, क्रोनिक हंगर के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी, सीजनल हंगर के अंदर आ जाएगा। क्रोनिक हंगर मतलब क्या होता है, हंगर डेट परसिस्ट थ्रू आउट द ईयर। लेकिन ऐसा क्रोनिक हंगर मतलब जो लगातार रहे पूरा ईयर में। सीजनल हंगर सिर्फ सीजन में आएगा ना। सीजनल हंगर में क्या होता है, ड्यू टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और लो फूड प्रोडक्शन। ये किसके कारण होता है सीजनल हंगर, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण और लो फूड प्रोडक्शन के कारण। ये क्या होगा, ड्यू टू लॉन्ग टर्म पॉवर्टी एंड लैक ऑफ फूड एक्सेस। क्रोनिक हंगर में क्या होता है, इसका कारण क्या है, तो बहुत लंबे समय तक गरीबी और आपका फूड तक, मतलब खाना तक पहुंच नहीं बन पाए, तब होता है। सीजनल हंगर में क्या होता है, शॉर्ट टर्म अकर्स इन स्पेसिफिक सीजन। सीजनल हंगर होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है किसी स्पेसिफिक सीजन में, और एक क्रोनिक हंगर होता है लॉन्ग टर्म में, जो अफेक्ट करता है आदमी के हेल्थ को कंटिन्यूसली ओवर द टाइम। फिर इसमें सीजनल हंगर में क्या होता है, इट मेनली इम्पैक्ट फार्मर, डेली वेज लेबर्स एंड माइग्रेंट वर्कर। ये इम्पैक्ट करता है मेनली किसको, फार्मर को, डेली वेज लेबर को, मार्जिनेट वर्कर को। और क्रोनिक हंगर ये किसको इफेक्ट करता है, जो पूरे सेक्शन है, जैसे वोमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, इन सभी को अफेक्ट करता है। सीजनल हंगर में क्या होता है, इट कैन बी रिड्यूस थ्रू आउट द टेम्पोररी जॉब ड्यूरिंग द, इसके बाद क्या है, हाँ इसको कम कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस थ्रू आउट द टेम्पोररी जॉब्स ड्यूरिंग द
जैसे कि आदमी को टेम्पोररी जॉब दे दें तो उससे ये गरीबी के यहाँ भुखमरी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। खुद फूड प्रोवाइड कर दें। लेकिन साल भर कैसे तुम, साल भर वाला जो भुखमरी है वो क्या है, क्रोनिक हंगर, इसको कैसे समाप्त करोगे। तो इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, पॉवर्टी रिडक्शन से ही होगा। फूड सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, बहुत प्रोग्राम, अनाज वगैरह देना पड़ेगा लगातार, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा क्रोनिक हंगर, तो बताओ क्रोनिक हंगर मतलब कैसा वाला हंगर, सीजन की साल भर वाला, साल भर वाला। तो पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड ड्यू टू लो इनकम, हो सकता है। ठीक है। तो यही होगा। देयर इज लेस वर्क ड्यूरिंग द नॉन हार्वेस्ट, नहीं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब नहीं, मतलब उसके पास पैसा कम है, फूड कम मिल रहा है इसी कारण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। द इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हुआ था, उसके बाद बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ था, ये सही है। द गवर्नमेंट इंश्योर फूड सिक्योरिटी थ्रू द बफर स्टॉक एंड पीडीएस। हाँ, गवर्नमेंट क्या करता है, बफर स्टॉक और पीडीएस के माध्यम से करता है फूड सिक्योरिटी। अभी बताएंगे कैसे। बफर स्टॉक मतलब क्या होता है, अनाज को ले जाके बहुत जगह से जमा कर देना, ज़रूरत पड़ने पे, अकाल आने पे वहाँ पे अनाज देना। पीडीएस क्या होता है, वही चंबा के नीचे दुकान, तो इस सब के माध्यम से कम दाम में अनाज देके नहीं करता है सिक्योर, फूड सिक्योर, खाद्य सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो ये भी सही है। फूड इज अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन, ये भी सही है। कितने भी खराब सिचुएशन हो तो सरकार फूड डेवलप करा सकता है, क्यों, क्योंकि फूड स्टॉक करके रखा हुआ है, अनाज और गेहूँ सब। इंडिया स्टिल फेसेस फेमाइन एवरी ईयर ड्यू टू लो फूड प्रोडक्शन। कहाँ भुखमरी थोड़ी आता है, लो प्रोडक्शन उतना भी नहीं होता है कि भुखमरी आ जाए, तो डी गलत, ठीक है। उल्टा इतना कभी हो जाता है प्रोडक्शन की फेंकना पड़ता है। अच्छा, क्रोनिक हंगर रेफर्स टू, क्रोनिक हंगर मतलब क्या होता है, तो बताए थे ये सब। लो इनकम रहेगा तो इनएडुकेट क्वांटिटी ऑफ फूड मिलेगा, इनएडुकेट मतलब खराब क्वालिटी का भोजन मिलेगा, तो ऑल द एबव। फिर यहाँ पर है तुमको, अब क्या है कि सरकार जो है पीडीएस सिस्टम चलाया ना, तो पीडीएफ सिस्टम चलाया तो बहुत सारा चीज़ चलाया इसके अंदर। पीडीएस चलाएगा, फिर तुमको आरपीडीएस चलाएगा, टीपीडीएस चलाएगा, अंत्योदय अन्न योजना चलाएगा, फिर अन्नपूर्णा स्कीम चलाएगा, ये सब चीज़ चलाया। इन सभी को मिलाना है कैसे कैसे तो हम बता रहे हैं, पहले पढ़ लोगे तो करेंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पे देखो पीडीएस इंपॉर्टेंस, पीडीएस इज द मेन गवर्नमेंट स्टेप टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबल फूड। पीडीएस सबसे पहले आया यहाँ पर, ये बोले पहले देखते हैं इधर वाला स्लाइड देखो। 1940 में ना, 1940 के दशक में समझो, 1943 में पे ये बंगाल में फेमाइन आया था बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, राशनिंग सिस्टम को, राशन मतलब देने वाले सिस्टम को, जहाँ पे फूड शॉर्टेज हुआ है वो लाया गया 1960 के दशक में। क्या लाया गया, राशन। उसके बाद तुमको, उसके बाद बहुत सारा प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे कि पीडीएस सिस्टम आया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, पढ़ाएंगे भी, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हुआ आया, काम के बदले अनाज आया, ये सब प्रोग्राम आया, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या है, पीडीएस सिस्टम को कैसे समझ सकते, पीडीएस कैसे इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले पीडीएस को है ना कवरेज कर रहा था यूनिवर्सल, मतलब सबको इसके अंदर अनाज दिया जा रहा था। उसके पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर उसके बाद 1992 में क्या हुआ, आरपीडीएस आया, रीवैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें सबको नहीं दिया गया, इसमें ऐसा टारगेट किया गया रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ को, स्पेशली इसको टारगेट किया गया कि जो एकदम ख़राब इलाका है वहाँ पे अनाज जिसको दिया जाए। फिर 1997 में टीपीडीएस आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें जो है टारगेट द पुअर इन ऑल एरियाज। पहले तो रिमोट एरियाज में पुअर को टारगेट कर रहे थे, पहले तो सभी को दिए पीडीएस में, फिर इसमें रिमोट एरिया में दिए। अब क्या है कि अच्छा एरिया हो, ख़राब एरिया हो, अंबानी के एरिया में भी कोई पुअर है तो उसको भी हम लोग पीडीएस प्रोवाइड करेंगे। तो 1997 में हुआ। उसके बाद इसी क्रम में है ना 2000 में और 2002 में, समझो 2000 में ही दोनों एक योजना भी आया, अंत्योदय अन्न योजना, जो कि पूरेस्ट ऑफ द पीपुल के लिए, पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, मतलब गरीबों में भी एकदम गरीब, इसके लिए अंत्योदय योजना लाया सरकार। अन्नपूर्णा योजना लाया, जो बुजुर्ग हो गया है
उसके लिए अन्नपूर्णा योजना लाया। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट दोनों में डिफरेंस? अरे अंत्योदय योजना लाया जो एकदम गरीब है, हाँ समझ उसमें भी रहे हैं, अब गरीब। वो बूढ़ों के लिए लाया आई तो बूढ़ों के लिए लाया अन्नपूर्णा योजना। एकदम गरीब को भी वो इतना नहीं सोचते हैं। हाँ, राशन नहीं ना दे रहा। जरूरी सब कोई थोड़ी है कि सब गरीब बुढ़वे होगा, ये बात है। ठीक है, तो पीडीएस का मतलब समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। अच्छा, अंत्योदय योजना में क्या होता है कि ये सॉरी आरपीडीएस समझ में आ गया, बैकवर्ड एरिया में था। टीडीपीडीएस समझ में आ गया कि ये सारे पुअर को कवर कर रहा था। ठीक है ना। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना में क्या है कि कितना अनाज मिलता है, तब 25 से 35 ग्राम सब्सिडाइज प्राइस पे। अन्नपूर्णा योजना में क्या होता है, सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। और ठीक है, तो ये सब चीज़ था। अब आते हैं इस पे सवाल पे। तो आरपीडीएस ये डेट सही है कि नहीं, 1992 में आया था, इसका किस में चेंज होगा, सही होगा। आरपीडीएस क्यों लाया गया था, आरपीडीएस लाया गया था ये आर से आरपीडीएस, आर से याद कर लो रिमोट एरियाज, रिमोट एरिया एंड बैकवर्ड क्लास। तो इसका ये हो गया। टीपीडीएस टारगेटेड, मतलब आप पूरे गरीब को हर एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना। डिफरेंट प्राइसिंग फॉर पुअर, ये होगा 3 वाला। डिफरेंट प्राइसिंग फॉर पुअर एंड नॉन पुअर, डिफरेंशियल प्राइसिंग इसमें किया गया था कि गरीब लोग हैं सारे का, उसको प्राइस कम में दिया जाएगा। फिर AAY अंत्योदय योजना, 1 नंबर होगा इसका। तो ये फैमिली ये अंत्योदय को मिला था बीपीएल फैमिली 25 से 35 ग्राम मिलेगा अनाज सब्सिडाइज रेट पे। अन्नपूर्णा इसमें तो ये तो बूढ़ों सीनियर के लिए। सिटीजन के लिए, तो मिला लिया इसे। तो यही था। ठीक है, MCQ बनाते बनाते याद करना है ये सब चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी योजना एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है। तो पीडीएस लगभग 1992 तक यूनिवर्सल था, सभी को कवर करता था। इसमें इशू प्राइस यहाँ पे दिया, इशू प्राइस मतलब मार्केट प्राइस से कम पे जो अनाज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। इसमें वीट मिलता था 2 रुपये पर केजी और राइस मिलता था 2 रुपये 89 केजी। ठीक है, आरपीडीएस है 1992 में बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए। इसमें ठीक है ना, इसमें 20 ग्राम तक फूड ग्रेन मिलेगा, ये सब याद रखना। और 2 रुपये 3 रुपये चावल, 2 रुपये 20 केजी फूड ग्रेन मिलेगा। हाँ, उसके बाद तुमको ये 3 रुपये पर केजी चावल, 2 रुपये पर केजी गेहूँ, 2 रुपये 80 रुपये। ये कम भी याद है तो भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब याद रखना है। टारगेटेड पीडीएस आया 1987 में, लेकिन इसको लॉन्च किया गया 2000 में, लेकिन आया 1987 में ही। ये टारगेटेड पीडीएस क्या है, पूरा नॉन पुअर बीपीएल एपीएल में बांट दिया गया। डिफरेंशियल प्राइसिंग किया गया पुअर एंड नॉन पुअर में। इसी में तो एपीएल बीपीएल कार्ड चलता है टारगेटेड पीडीएस में। 35 केजी अनाज मिलता है पर मंथ। ठीक है ना। आइए देख लो कि बीपीएल हो तो इस वैल्यू से मिलेगा, उतना ये याद किसी को रहेगा नहीं। अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना 2002 में पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, इसमें 35 केजी अनाज मिलता पर मंथ। अन्नपूर्णा में जो कि 2000 में आया, बुजुर्ग लोग को इसको 10 केजी अनाज। एक फिर सरकार लाता है नाफ्सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आता है। ये पूरे हाउस होल्ड को मिलता है 5 केजी पर पर्सन पर मंथ, कि खाद्य सुरक्षा को उपलब्ध कराना है सारे को, तो इसके लिए नाफ्सा एक्ट आया। ठीक है, ये सब याद हो जाएगा कब कौन आया, एक्ट को याद रखना है, डेट याद रखना है, और ये चीज़ कौन इसका बेनिफिशरीज है और किस में कितना मिलता है। तो हम सवाल पूछ रहे हैं, नाफ्सा में कितना केजी अनाज मिलता है, 5 केजी पर मंथ पर पर्सन। टारगेटेड पीडीएस में 35 केजी, AAY में 35 केजी, APS में अन्नपूर्णा योजना स्कीम में, आरपीडीएस में 20 केजी। ठीक है, बेनिफिशरीज में समझ में आ गया। फिर से यहाँ पे आरपीडीएस प्रोवाइड बेनिफिट्स टू, आरपीडीएस में किसको बेनिफिशरीज मिलता है, सीनियर सिटीजन। आरपीडीएस में कहाँ पे सीनियर सिटीजन को मिलता है, नहीं वो आपको बता रहे आरपीडी आर से आरपीडीएस, आर से रिमोट एरियाज। कितनी बढ़िया याद करा है। अन्नपूर्णा योजना में किसको मिलता है, सीनियर सिटीजन को, कितना 10 केजी। Who released the special stamp entitled White Revolution in July 1968? तो देखो एक वाइट रिवॉल्यूशन, वेट रिवॉल्यूशन हुआ था, गेहूं क्रांति हुआ था 1968 में। तो उसके लिए है ना ये वो स्टाम्प टिकट जारी किया था। कौन किया था स्टाम्प टिकट 1968 में, इसका महात्मा गांधी तो नहीं होगा, इसका इसका किया था जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगा, इंदिरा गांधी की थी। ठीक है,
स्टैम्प टिकट याद रखेंगे। 68 में इंदिरा गांधी थी। 66 में नेहरू मर गया था। इधर आते हैं और एक नहीं, सेकेंड। मोतीलाल नेहरू की बात करते हो तो अभी जानते 66 में मारा था। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब आते हैं पीडीएस के बारे में, और भी चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट तुमको क्या करना है, सही चुनना है, ठीक है। बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट। बिल्कुल, जब पीडीएस राशनिंग व्यवस्था चलता है तो उसमें सेंटर का भी रोल होता है, स्टेट का भी रोल होता है। सेंटर का रोल ये है कि एफसीआई का एक गोदाम होता है, जिसका एग्जाम भी होता है एफसीआई के गोदाम में। एफसीआई का गोदाम होता है, जो बड़ा बड़ा गोदाम होता है, सरकार का अनाज खरीदता है। अब वो क्या करता है, बफर स्टॉक करता है। तो खरीदने का काम क्या है, अनाज को सेंट्रल गवर्नमेंट का। और नीतीश जी क्या करेंगे, यहाँ पे पहचान करते हैं कि कौन गरीब है, और यहाँ पे सबको राशनिंग देंगे। खरीदेगा कौन, खरीद के पहुँचा देगा यहाँ पे ये, लेकिन पहचान कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका दोनों का रोल है। तो पहला सही है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एज्यूमेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, यहाँ पे यही यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो फूड कॉरपोरेशन मतलब एफसीआई एज्यूमेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। बताओ। अच्छा, इसको हम देखते हैं, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। तीसरा, बोथ सेंटर इन स्टेट हैव द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एलिजिबल बेनिफिशरीज। नहीं, बेनिफिशरीज को कौन पहचान करता है, स्टेट गवर्नमेंट ना। तो बोथ कहाँ से आएगा। चौथा पे आते हैं। सम स्टेट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल आइटम्स टू द मास कंजप्शन थ्रू द पीडीएस आउटलेट सच एज पल्सेस, एडिबल ऑयल। मतलब कुछ स्टेट केवल अनाज में गेहूँ चावल नहीं देता, तेल उल भी सब देता है। हाँ देता है वो भी, ठीक है। वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा के दे सकता है। अब इस पे आते हैं। एफसीआई हैज़ एज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट। एफसीआई बताए थे, एक कंपनी है, एफसीआई में जाने के लिए एग्जाम भी होता है। तो वो ही ना खरीदता है अनाज। भारत सरकार की ओर से कौन अनाज खरीदता है, एफसीआई। और जाके बफर स्टोर कर लेगा, और फिर उसके बाद किसको दे देगा, जाके स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं समझ में आया, टू द स्टेट गवर्नमेंट। एफसीआई रखेगा अपने पास और जब देखो, जरूरत पड़ेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को ये देगा। है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे है खेत, ठीक है। अब ये है एफसीआई का कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा एफसीआई को कि जाइए यहाँ से अनाज खरीद लीजिए। अनाज खरीद के ये एफसीआई जाएगा, अपने गोदाम में रख देगा, बफर स्टॉक बना के लिया या। अब सेंट्रल फिर एफसीआई खरीद लिया सरकार की ओर से, अभी रख दिया। अब उसके बाद ये जाएगा बिहार, मान लो यहाँ से, तो ये उसके दुकान पर पहुँच गया। अब कौन बेनिफिशरीज है इसमें से, यहाँ पे से लेगा कम दाम में, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट का काम बस इतना ही है, बेनिफिशरीज का पहचान करना। एफसीआई का काम है अनाज खरीदना और ट्रांसपोर्ट करके स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देना, ठीक है। इस तरीके से दोनों का रोल है। एफसीआई का भी रोल पहुँचा बता दिए तुमको। तो स्टेटमेंट कौन सही होगा, 1 2 4। 3 गलत है ना, बेनिफिशरीज को दोनों थोड़ी पहचान करता है, कौन पहचान करता है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर से यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीडीएस। इस पीडीएस सिस्टम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज कीजिए। इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। हाँ, पीडीएस तो किया ही जा रहा है ताकि खाद्य सुरक्षा मिल सके, कम दाम में अनाज मिल सके लोगों को, तभी तो खाद्य सुरक्षा मिलेगा। इट हैज़ हेल्पेड इन प्राइस स्टेबलाइजेशन ओवर द ईयर। बिल्कुल ये भी सही है। देखो क्या होता है कि पीडीएस में क्या होता है कि कम दाम, कहीं पे बाजार में बहुत दाम में अनाज मिल रहा है, यहाँ पे कम दाम में मिल रहा है, तो प्राइस स्टेबल होगा कि नहीं है। मान लो अगर नहीं मिलता कम दाम में अनाज, तो फिर तो अपने जिसको मन करे भी भैया दादा उतना दाम कर देगा है। और ऐसा भी होता है कि सरकार क्या करता है ना, कि जब अनाज का दाम बढ़ने लगता है या फूड शॉर्टेज होने लगता है, तो सरकार मार्केट में भी कम दाम पे बेचने लगता है, ठीक है। वहाँ पे हो गया बुक। फिर से रुको ना, पहले बोलता है नहीं, क्या बोलना चाह रहा बोलो। उसके बाद क्या है, तो ये हो गया, ठीक है। इट हैज़ प्रोवाइडेड द इनकम सिक्योरिटी टू फॉर ऑल वर्कर ऑल ओवर द कंट्री। इट हैज़ प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी।
पीडीएस में कोई पैसा वैसा थोड़ी ना मिलता है, तो ये थर्ड वाला क्या गलत है। सिक्योरिटी नहीं। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई, अभी बताया कि नहीं, बफर स्टॉक ही तो करके रखता है सरकारी कंपनी एफसीआई, और वहीं से तो अनाज फिर कहाँ चल जाता है, सभी राशनिंग शॉप में, तो कौन गलत है, थर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल, कोई जितना बड़ा बड़ा सवाल बनाएगा उतना पीडीएस समझ में आएगा। विद द रेफरेंस ऑफ द पीडीएस सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुपरविजन ऑफ फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप मतलब वही कौन, नीचे श्यामवा का दुकान, उसी को बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। अंडर द पीडीएस रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट द सुपरविजन, सुपरविजन कौन करेगा उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करता है। वो राशन का दुकान किसके अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो बेनिफिशरीज की पहचान करता है। ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीडीएस इज द कंट्रोल द प्राइस राइज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज इन ओपन मार्केट, ये स्टेटमेंट सही कि गलत बता। सही है। पीडीएस का ये भी तो है, प्राइस को स्टेबल करता है, नहीं पता है, वही तो बफर स्टॉक सही भी तो कहा। प्राइस को स्टेबल करता है, ठीक है, तो केवल एक सही है। सुपरविजन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, फेयर प्राइस शॉप का। अब यहाँ पर विद द रेफरेंस ऑफ द पीडीएस सिस्टम इन इंडिया, सही स्टेटमेंट सुनिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर पीडीएस, सही कि गलत। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, प्रोक्यूरमेंट मतलब खरीदना होता है इसका हिंदी, किसके माध्यम से खरीदता है, एफसीआई के माध्यम। स्टोरेज करता है हाँ, बफर स्टॉक के रूप में, उसके बाद एलोकेशन कर देगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडीएस सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, यही तो काम है, और डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से अनाज को। एक तो आइडेंटिफिकेशन कर लेगा यहाँ पे, इसके माध्यम से बेच देगा अनाज को। तो दोनों का समझ में आया, कितनी दफ़ा बता रहे अलग अलग बात घुमा के एक ही बात को। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, अब पीडीएस के बारे में कौन सा कथन गलत है उसके बारे में पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन गेट फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइस, बिल्कुल उसी को तो मिलेगा जो बीपीएल के नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बीपीएल में है, उसको सब्सिडाइज प्राइस में मिलेगा। पीडीएस हैज़ बीन अबंडन इन द कंट्री सिंस 2007, नहीं, पीडीएस तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, 1990s के पहले से ही चलते आ रहा है। 1997 में पीडीएस जो है टीपीडीएस बन गया था, बिल्कुल 1997 में पीडीएस क्या बन गया था, टीपीडीएस, और टारगेटेड किया गया था ऑल पुअर को, इसी में से बीपीएल एपीएल का कॉन्सेप्ट आया था। इसी में क्या बताए थे, डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर पुअर एंड नॉन पुअर, बताए थे कि नहीं। फिर पीडीएस वाज इन्वेस्टिगेटेड इन 1967 एज द सपोर्ट प्रोग्राम टू हेल्प कंज्यूमर, पीडीएस वाज investigated in 1960 सपोर्ट प्रोग्राम टू हेल्प सपोर्ट, हाँ प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, अभी बताएंगे 1966 या 1967 के आसपास क्या हुआ था, एमएसपी का कॉन्सेप्ट आया था, बस अभी ये स्टेटमेंट याद कर लो, ठीक है, बताएंगे धीरे धीरे। टफ चैप्टर है ना, पूरा इकोनॉमिक्स से टफ है ना इस बार। फिर यहाँ पे देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एमेड एट, अब यहाँ पर पीडीएस का क्या एम होता है, तो प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, बिल्कुल सही है। टू प्रिवेंट ए होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये भी सही है। ब्लैक मार्केटिंग मतलब कि काली बाजारी ना हो सके अनाज का, जैसे कि होल्डिंग मतलब कि अनाज को जमा कर ले, उसका दाम बढ़ा दे। तो अनाज यहाँ भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेसिक चीज खाने के लिए। जमाखोरी थोड़ी करता है, जमा ये नहीं करता है, दुकानदार सब नहीं करता है। अच्छा, तो ये सब कम दाम में ले लेगा यहाँ से जाके अनाज, गरीब को भला हो जाएगा। तो प्रिवेंट ओवर चार्जिंग बाई ट्रेडर्स, सही बात है, नहीं तो गरीब कहाँ जाएगा, तो ऑल द एबव। अब यहाँ पर है, पीडीएस सिस्टम वाज रीलॉन्चड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1977, पीडीएस सिस्टम को पुनः 1997 में किस रूप में लॉन्च किया गया था, बताओ। टीडीएस, तो ये, और टीडीएस में क्या हुआ था बताओ, 35 केजी अनाज मिलता है। ऐसी में बीपीएल एपीएल का कॉन्सेप्ट आया था। ऐसी में एक चीज क्या बताए थे,
प्राइस डिफरेंशिएशन फॉर पुअर एंड rich. नॉट पुअर, ये लाइन याद कराए थे। प्राइस को डिफरेंशिएशन किया गया। फिर से आरपीडीएस, आरपीडीएस कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। पहले पीडीएस आया, फिर पीडीएस किस रूप में चल गया? आरपीडीएस। आरपीडीएस किसके लिए था? वो उसके लिए रिमोट एरियाज वाले के। के लिए। फिर ये किस में चला गया? टीपीडीएस टीपीडीएस तो नहीं, उससे 1997। 1994 में कुछ था। कुछ नहीं था, 1992 में था आरपीडीएस। फिर टीपीडीएस, टीपीडीएस में क्या हो गया? टारगेटिंग ऑल पुअर इन ऑल एरियाज। फिर उसके बाद इसी में बताए थे डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर पुअर एंड नॉन एपीएल पुअर। बीपीएल वाला भी था। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्चड द टीपीडीएस कब? 1997 में। 1992 में आरपीडीएस। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया नहीं, मतलब क्वेश्चन जानबूझ के रखे, हमको दिख गया है मेरे गैलरी में। तो फिर से ये जो कल बताए थे बहुआमिग्राबी सूचकांक, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये सूचकांक में मतलब ये इस इंडेक्स में 3 इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। बात सही है कि गलत? सही है। फिर यहाँ पे बोला सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया, देखिए प्रत्येक डायमेंशन को सेम वेटेज दिया गया, सेम वेटेज दिया गया नहीं दिया गया। यहाँ देखो 3 डायमेंशन इसका है। 3 डायमेंशन है इसका यहाँ पे, ये हाँ 3 डायमेंशन है ये इसका यहाँ पे, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इन सभी को 1/3 1/3 1/3 वेटेज दिया गया है। इसमें तो ज्यादा है वो है। रुको बता रहे, उससे कोई मतलब नहीं। ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड का भी वैल्यू 1/3 है, इसका भी वैल्यू 1/3, इसका भी वैल्यू 1/3 है। डायमेंशन का वैल्यू सेम है, देखो 1/3 1/3, लेकिन डायमेंशन के अंदर का जो इंडिकेटर है उन सभी का वैल्यू चेंज है। यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 1/6 है। 1/3 को 2 से इंटू करेंगे तो 1/6 आएगा, 1/3 को 2 से इंटू करेंगे 1/6 आएगा। लेकिन यहाँ पे 6 इंडिकेटर है ना, तो 1/3 को 6 से इंटू करेंगे तो 1/18 आएगा। तो इसी का याद रखेंगे कि डायमेंशन का वेटेज तो सेम है, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन जो इंडिकेटर का वैल्यू है ये सब, इसका 1/18 है, लेकिन इसका क्या है 1/36 ही है, इसका क्या है 1/6 ही है। तो इंडिकेटर का वैल्यू क्या हो जा रहा है? चेंज। तो यही सवाल है। अब यहाँ पे इतना मस्त सवाल है। तो प्रत्येक डायमेंशन का वैल्यू समान है। इस सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है नहीं, हाँ 10 ही है, 10 ही शामिल है। 10 ही तो इंडिकेटर है नहीं है, 10 इंडिकेटर है। लेकिन भाई नीति आयोग वाला में कितना इंडिकेटर था? 10 + 2 12, एक बढ़ जाता है बैंक अकाउंट, एक आज बताएंगे और, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रत्येक प्राचल मतलब प्रत्येक इंडिकेटर को समान भार दिया गया है, नहीं, प्रत्येक इंडिकेटर का तो वैल्यू अलग अलग है। नीचे वाले सबको कितना दिया गया? 1/18 नहीं दिया गया, दिया देखो गया है, देखिए हाँ। 1/18, और ऊपर वाले 1/66। ठीक है। तो ये तो 10 वो तो है ही इसमें एक इंडिकेटर डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ के अंदर आ गया चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, और एजुकेशन के अंदर आ गया ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, और इसके लिविंग स्टैंडर्ड में आ गया कुकिंग फूड, फिर से उसके बाद सैनिटाइजेशन, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें नीति आयोग वाला में 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर है, देखो यहाँ पे। ये हेल्थ में यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या जुड़ जा रहा है? अटर्नल केयर, क्या जुड़ जा रहा है? अटर्नल केयर मतलब अटर्नल केयर मतलब होता है बर्थ के समय जो केयर किया जाए। और उसमें क्या था? सिर्फ न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी नीति आयोग वाला में, ये वर्ल्ड बैंक जो जारी करता है, लेकिन नीति आयोग में 12 इंडिकेटर है। अरे कितना दिमाग में नहीं हट रहा तुम्हारे? कई बार एक के दिन से कई चीज पढ़ाया जा रहा है तुमको। एजुकेशन में क्या आ जाएगा? ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस नहीं है, बस याद तुमसे नहीं हो रहा है तुमसे वो इंडिकेटर। इसमें क्या जुड़ जा रहा है? यहाँ तक तो हम बताए थे वर्ल्ड बैंक वाला में, इसमें बैंक अकाउंट भी एक्स्ट्रा जोड़ लो, नहीं याद हुआ? समझ गया। तुमको बस यही इंडिकेटर याद रख लेना है कि नीति आयोग पूछे तो इतना सारा इंडिकेटर है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एमपीआई जो जारी होता है उसमें 10 से इंडिकेटर, इसमें वर्ल्ड बैंक में ये छूट जाता है और ये छूट जाता है। और फिर तीसरा बात याद रखना है कि नीति आयोग पूछे तो 3 डायमेंशन 10 इंडिकेटर, भले वर्ल्ड बैंक पूछे 3 डायमेंशन 10 इंडिकेटर, नीति आयोग पूछे तो 3 डायमेंशन 12 इंडिकेटर। 12 इंडिकेटर में क्या जुड़ जाता है 2 एक्स्ट्रा में? बैंक अटर्नल केयर और बैंक अकाउंट। और उसके बाद तुमसे पूछा जाए कि हर एक डायमेंशन का वैल्यू तो सेम होता है, लेकिन इंडिकेटर का वैल्यू
अलग अलग। अलग अलग होता है। बस इतनी ही बात में तुमको हालत पंचर हो जा रहा है। समझ में आ गया? अच्छा, ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, वो तो तुम्हारा ही क्वेश्चन